जया, कांक्षा, पंकज, हिमानी, आवाज आ यस रही सर, है आ मेरी? रही है आवाज। यस सर। ये बताओ, ये डॉक्टर नाम से किसकी आईडी है? ये डॉक्टर नाम से किसकी आईडी है? अनम्यूट करके बताओ, या तो फिर टेक्स्ट मैसेज करके बताओ, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सभी लोग अपने रियल नेम से आया करो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ठीक है? अपना रीनेम कर लेना कल से ज्वाइन करने के लिए, आज मैं रहने दे रहा हूँ। होगा कोई मेंबर ही, लेकिन अपने रियल नेम से आया करो। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने पिल्ल रोग तक कंटिन्यू किया था, छोड़ दिया था, पिल्ल रोग तक कंप्लीट हुआ था। अब हम उसके आगे असाध्य वाला पढ़ेंगे। ठीक है, साध्य की सारी कैटेगरीज पूरी हो गई थी। तो एक बार क्विकली मैं दिखा देता हूँ टेबल। कल हमने ये पूरा कवर कर लिया था, ठीक है? तो वर्तमगत रोग 21 प्रकार के, ये पूरा इसमें हमने साध्य के सारे 17 पढ़ लिए थे, ठीक? और ये सब कुछ पढ़ लिया था, छेदन भेदन लेखन। अब आज हम असाध्य वाला पढ़ेंगे और याप्य वाला पढ़ेंगे, ठीक है? तो असाध्य में 3 प्रकार का होता है, इसको मैंने वानर कोड से याद कराया था। वातहत, निमेष और रक्तार्स। इसका दोष आपको पता है, वातहत वात होता है, निमेष वातज होता है, और रक्तार्स जो है रक्तज होता है, ठीक? और ये तीनों असाध्य हैं, इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। और यहाँ पे सिर्फ एक है, पक्षकोप। सिर्फ ये 4 पता बचा है। इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आते हैं असाध्य कैटेगरी पे आते हैं। असाध्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वातहत, ठीक है? तो वातहत का मतलब क्या होता है? जब आपका वर्त्म संधि मुक्त हो जाता है और चेष्टा रहित हो जाता है, जिससे नेत्र पूर्णता बंद नहीं हो सकता, तो उसे वातहत वर्त्म कहते हैं। ये कभी पेनफुल होता है, कभी पेनलेस होता है, ठीक है? समटाइम्स इट इज पेनफुल एंड समटाइम्स इट इज पेनलेस, ठीक है? तो कल मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसी से बताया था एक उसमें, तो वहां पर वातहत का मेंशन किया था मैंने, ठीक है? तो इसको मॉडर्न में लेग ऑफ थैलमस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक? और ये आपका पीजी का श्लोक हो गया, रख के पूछेगा, ठीक है? तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, वातहत बस इतना जानो, क्योंकि ये असाध्य संधि मुक्त हो गया, मतलब कि जो संधियां होती हैं वो चीजों को पोजीशन पे रखती हैं, तो वो वहां से संधि बंधन उसका टूट गया, जॉइंट टूट गया। तो अब जो आईलिड हमारी एक लिमिटेड मोशन कर रही थी, अपने जगह से खुल रही थी, बंद हो रही थी, अब वो फ्री हो चुकी है, उसमें कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। और चेष्टा रहित हो गई है, उसमें अपने आप कोई मोशन ही नहीं है। तो अब चेष्टा रहित है, पहले क्या थी कि चेष्टा कर रही थी, हम अपने अकॉर्डिंग उसको बंद कर रहे थे, या नेचुरल रिफ्लेक्स से बंद हो रहा था, फुल हो रहा था। लेकिन अब ये नहीं होगा, पूर्णतः बंद नहीं होगा, और ये असाध्य बीमारी है आयुर्वेद के अनुसार। यह रोग वातछय के कारण होता है, यानी कि पैरालिसिस के कारण होता है, मेनली फेशियल पैरालिसिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? मॉडर्न में क्या डेफिनेशन दे रखा है कोरिलेटेबल? लेगेप्थोल्मस इज अ कंडीशन इन विच द आईलिड्स कैन नॉट बी क्लोज properly ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई मसल। और इसी को बेल्स पेल्सी कहते हैं, और बेल्स पेल्सी आपका फेशियल पैलेसी होता है, ओके? तो ये आपको मॉडर्न कोरिलेशन ध्यान रखना है। इसके बाद अगली बीमारी है आपकी निमेष। निमेष को आप टोसिस या फिर ब्लेफेरोटोसिस कहते हो, ठीक है? तो इसमें क्या है? जब प्रकुपित वायु वर्तम आश्रित निमेषणी शिरा, ठीक है, में प्रवेश करके वर्तमों को अति चलायमान कर देती है, तो उस रोग को निमेष कहते हैं, ठीक? तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या आप ध्यान रखोगे? कौन करा रहा है? वात करा रहा है, ठीक? प्रकुपित वायु कहाँ पे? वर्त में आश्रित, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वर्त में पड़ रहे हैं।
और वहां पे कौन सी सिरा, ये आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। निमेषणी सिरा होती है नेत्रों में, वहां प्रवेश करके क्या करा रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट है कि ये वर्तमों को अति चलायमान, यानी कि हमारी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका अगर आपको को रिलेट करना है तो आप पतंजलि के रामदेव बाबा को इमेजिन कर लो या उनकी कोई वीडियो देख लो, ठीक है। वहां से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पेशेंट कैसा दिखता होगा, बार बार ब्लिंक करेगा, ठीक। फिर इसका मॉडर्न, और ये देखो ये AIPGT 2018 का क्वेश्चन है कि यही वाला क्वेश्चन कि कौन सी सिरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक, निमेश में। तो वो निमेषणी सिरा होती है निमेश के लिए, और ये वर्तमों को अति चलायमान कर देती है, ठीक। तो मैं भी इसका श्लोक रख के पूछा होगा या कुछ होगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है AIPGT का। तो इसमें मॉडर्न में क्या कहता है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, यूनिलैटरल और बाईलैटरल, पार्शियल और कंप्लीट, ठीक है। ड्रूपिंग का मतलब होता है गिर जाना आईलिड का, मतलब वो लप गई है नीचे की तरफ। यूनिलैटरल और बाईलैटरल यानी कि या तो एक साइड की या तो बोथ साइड की। पार्शियल या कंप्लीट, या तो पार्शियल ड्रूपिंग होगी यानी केवल आधा आंख जो है गिरा होगा, या तो फिर कंप्लीटली पेशेंट की आंखें बंद हो गई। हो क्यों रहा है, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। वन along with थ्री आर अदर कॉजेस टू, ठीक है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है, आप इसको बस इतना याद रखो कि इसकी पैरालिसिस की वजह से ये जो टोसिस बीमारी है ये होती है। सामान्यतः निमेश का अर्थ ऊर्ध्ववर्त्म का नीचे गिरना अर्थात नेत्र का बंद होना होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली जैसे आयुर्वेद में सिंगल वर्ड का और भी मतलब होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल वे में संस्कृत में बात करें तो निमेश का मतलब ये होता है कि वर्त्म का नीचे गिरना, यानी कि जो आपका नॉर्मल ब्लिंकिंग होता है या नेत्र का बंद होना। उन्मेष का अर्थ होता है ऊर्ध्ववर्त्म का ऊपर उठना, यानी जब आप पलके बंद करते हो तो उसको निमेष कहते हैं, जब आप खोलते हो तो उसको उन्मेष कहते हैं। और ये निमेष से एक साला के तंत्र में बीमारी भी है, ठीक है, जो वर्त्म आश्रित है। बस आपको इतना याद रखना है, इजी सा है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल रामदेव बाबा है। इसके बाद हम आते हैं वर्त्म आर्च पे या फिर सोडित आर्च पे, ठीक है। तो इसको आप वर्ड से कंपेयर कर सकते हो, इसके पेशेंट भी आपको देखने को मिलेंगे ओपीडीज में, ठीक है। पेपिलोमा ऑफ द आईलिड, इसमें क्या होता है, वर्ण प्रदेश में रक्त से उत्पन्न, ठीक है, ये मैंने बताया रक्तज बीमारी है। इसमें हो क्या रहा है, दाह कंडू रुजा से युक्त होता है, यानी कि दाह भी हो रही है, कंडू भी हो रहा है, रुजा भी हो रहा है। अब देखो दाह किसका फीचर है, पित्त का, कंडू किसका, कफ का, रुजा किसका है, वात का फीचर है, से युक्त एवं वर्त्म में स्थित मृदु अंकुर बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं, वे वर्तमाश के होते हैं। ये मृदु अंकुर संख्या में अनेक होते हैं और इनमें से प्रत्येक अंकुर एक अर्श है। अतः वर्त्म अर्श व्याधि एक अर्श का समूह है। कहने का मतलब क्या है इजी लैंग्वेज में, कि ये पेशेंट की आई है और ये उसकी मान लो ये वर्त में है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर एक अर्श, दो अर्श, तीन अर्श, चार अर्श, ऐसे ऐसे अर्श बने हुए हैं, ठीक है। और ये अर्शों का समूह है। और ये, इसको आप अगर जैसे बाहर से ऑब्जर्व करोगे ना तो जैसे मस्से के तरीके से दिखेगा, और जब आप इस पेशेंट को ऑड लगेगा तो वो इसको क्या करेगा, कॉटराइज कराने की कोशिश करेगा, अग्निकर्म करके निकालने का या सर्जरी से निकालवाने का। तो इसमें क्या इसका वो है, फीचर है कि ये बार बार काटोगे बार बार निकल करके आएगा। ये संख्या में अनेक हैं और जितने दिख रहे हैं वो सब अपने आप में एक अर्श हैं। और ये कहाँ हो रहा है, वर्तम में हो रहा है। और ये क्या है, ये अर्श है, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्तमा अर्श इसका नाम है। और ये रक्तज बीमारी है इसलिए इसको सोडित अर्श भी कहते हैं, ठीक। और इसको हमें याद रखना कि अर्शो वर्तम से कंफ्यूजन नहीं करना है। अर्शो वर्तम एक अलग चीज है और वर्तमार्श एक अलग चीज है। जब आप ओवरऑल नोट्स को देखोगे तो आपको ये वाला समझ में आएगा, ओके। और इसके विपरीत शुष्क अर्श और अर्शोवर्त्म जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो एक ही हर्ष होता है, यानी कि उसमें पूरे आई में सिर्फ एक अर्श होगा। और इस बीमारी में क्या हो रहा है, इधर देखो मल्टीपल कई सारे अर्श हो रहे हैं, ठीक। तो ये वर्त्म अर्श हो गया, और अर्शोवर्त्म में सिर्फ एक अर्श होता है, ठीक है, सिंगल फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट इस चैप्टर का, वो था यापी कैटेगरी। यापी कैटेगरी में आता है पक्षमकोप। पक्षकोप से देखो 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटीज में, तो इसको आप डिटेल में पढ़ना। और यहाँ से ये सारी चीजें जो हैं ये पीजी की हैं, और ये मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MPYQ लिखा है ना, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। क्या है सबसे पहले, पर्याय,
इसको आप पक्ष्मप्रोत भी कहते हो, पक्ष्मरोध भी कहते हो, उपपक्ष्ममाला भी कहते हो और परिवाल भी कहते हो। ठीक। पक्ष्मकोप का अर्थ है पक्ष्म का नेत्र गोलक पर क्रोध। ठीक। क्या हो रहा है इसमें अभी बताता हूँ। पक्ष्म रूप का अर्थ है पक्ष्म के द्वारा नेत्रों के स्वाभाविक कार्य में अवरोध उत्पन्न करना, जिस रूप में प्रकुपित दोष पक्ष्म आशय में पहुंचकर पक्ष्म को नुकीला, खर एवं अंदर की ओर मुड़ा हुआ कर देते हैं तथा ये पक्ष्म नेत्र में घर्षण करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, उसे पक्ष्मकोप कहते हैं। पक्ष्मों को पुनः पुनः निकालने पर से पीड़ा शांत होती है। रोगी वायु, धूप, अग्नि को सहन नहीं कर सकता है। ठीक। देखो क्या है ये बीमारी, इस फिगर से समझो। ये था तुम्हारा पूरा आई। ठीक है। और ये था तुम्हारा आई, और ये थी तुम्हारी आईलिड, और ये था तुम्हारा आईलैशेस यानी कि पक्ष्म। ठीक। होगा क्या, एक पक्ष में यहाँ पे भी होंगे आपके ऊपर वाले आईलिड में। तो ये जो ऊपर वाले पक्ष में है या ये जो नीचे वाला पक्ष में है, इनका लेंथ जब बढ़ जाएगा तो ये कहाँ आकर के टकराएंगे, आपके स्क्लेरा में टकराएंगे, और स्क्लेरा यानी कि सफेद पार्ट ऑफ द आई में आकर के टकराएंगे। सफेद पार्ट ऑफ द आई कहाँ का पार्ट है, ये पूरे आईबॉल का ही तो पार्ट है। तो हम यही कह रहे हैं श्लोक में कि पक्ष्मकोप का अर्थ है पक्ष्म के द्वारा नेत्र के। अब देखो जब ये बाल तुम्हारे आंख पे टकराएगा तो तुम्हें इरिटेशन महसूस होगी। जब एक सिंगल बाल आंख में चला जाता है तो हमें इरिटेशन होती है। अब ये नेचुरली सारे बढ़ करके बेंड हो गए हैं, जो बड़े बाल जो हैं वो आंखों के अंदर। ठीक है। तो वो पेशेंट को हमेशा चुभते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट अपने स्वाभाविक कार्य जो आंख का है देखना, वो नहीं कर पाएगा, या फिर ब्लिंक करना, सब कुछ में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। और प्रकुपित दोष कहाँ पहुंच रहे हैं, ये पक्ष्मों की बीमारी है, आइलेसिस की बीमारी है। और पक्ष का जो आशय होता है उसको पक्ष्माशय कहते हैं, यानी कि आइलेसिस की जो ओरिजिन होती है उसको हम पक्ष्माशय कहते हैं। तो दोष ऑब्वियस सी बात है कि वहां पहुंच करके उसको इन्फेक्ट किए, और फिर पक्ष्म को क्या किए, नुकीला कर दिए। ठीक, खर कर दिए और अंदर की तरफ बेंड कर दिए। देख रहे हो, इसको नुकीला किया, खर किया, और फिर अंदर की तरफ बेंड कर दिया, ऐसे। ठीक है। और ये तुम्हारा आई बॉल था, अब ये इसको इरिटेट करेगा। और ये पक्षमन नेत्र में घर्षण करके पीड़ा उत्पन्न करते हैं। और जब तुमको मान लो ये अंदर बेंड हो गया तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इसको काट देगा, बाल ही तो हैं। और जब बाल काट देगा तो टेम्परेली पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी सी पीड़ा शांत हो जाती है। ठीक, क्योंकि अब वो नहीं टकरा रहे हैं। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर, इसको एग्जाम पीजी के लिए खास करके याद रखना, कि पेशेंट वायु, धूप और अग्नि को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है। जब भी वायु में जाएगा, धूप में जाएगा, अग्नि में जाएगा, पेशेंट आपको आकर के बताएगा कि मुझे ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी आईज इरिटेटेड हैं, राइट। तो वो उसको दिक्कत होती है। और पक्ष्म अपरोध में वर्त्म संकुचित हो जाते हैं, जिसको हम ब्लेफेरोस्पाज्म कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये तुम्हारा आई था, ठीक है, और ये तुम्हारा आईबॉल था, और ये तुम्हारी नॉर्मल लैशेस थी। ठीक है। तो ब्लेफेरोस्पाज्म में क्या हुआ, ये आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई। ठीक है, स्पाज्म हो गया ओवरऑल आइज में। ठीक। तो जब स्पाज्म हो जाएगा तो ये जो बाल पहले अपने पोजीशन पे थे, अब ये इसको आपने सिकोड़ दिया, राइट। तो इसको जब आपने सिकुड़न कर दिया तो ये अपने आप जो है, जो पहले अपने पोजीशन पे थे, अब ये बेंड होकर के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। ये ऐसे बेंड होकर के यहाँ आ जाएंगे आंखों में, क्योंकि आपके इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, ऊपर से स्पाज्म आ गया। तो इसमें हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है कि पक्ष्म अवरोध का कारण वर्त्म का संकुचन होना, संकुचित होना है। और मॉडर्न कहता है ब्लेफेरोस्पाज्म। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, कि आईज आपकी स्पाज्म कर गई, तो जब ये छोटी हो जाएगी तो ये जो बाहर नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने प्लेस पे था, अब ये फ्री हो गया, ये ढीला हो गया, तो ये गिर करके अंदर की तरफ आने लगेगा। और वही जब ये टाइट थी तो ये अपने पोजीशन पे था, इसकी लेंथ इतनी नहीं थी कि ये अंदर आ पाए। लेकिन जब ये सिकुड़ के छोटा हो गया तो इसकी लेंथ अब इसके हिसाब से बड़ी हो गई बाल की, तो ये अंदर आकर के घुसने लगे। ठीक है। इसमें अलग से ऐसा नहीं होता कि पेशेंट का ये जो आईलैशेस हैं इनकी लेंथ बढ़ रही है, बस स्पाज्म हो गया, आंखें छोटी हो गई, तो ये जो नॉर्मल पहले अपने पोजीशन पे बाल थे, ये आकर के अब टकरा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक। इसकी चिकित्सा क्या है, ये एक याप्य रोग है, इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से की जाती है। कैसे कैसे, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्जरी करोगे। ठीक है, सर्जरी में आप क्या कर रहे हो, स्नेहपान कराओगे,
ठीक है। फिर भ्रू से नीचे की ओर वर्त्म के दो भाग एवं पक्ष में से ऊपर की ओर वर्त्म का एक भाग छोड़कर कनीनक एवं अपांग गत संधि से समान दूरी पर यव के आकार की त्वचा का छेदन करना है। ठीक, तो इसको फिगर से इमेजिन करो कि ये आपका आई है, ठीक है, और ये आपका भ्रू है। ठीक, भ्रू से नीचे और वर्त्म के दो भाग, ठीक है, यानी कि ये आपका वर्त्म है, वर्त को आपने दो भाग में तोड़ा, और पक्ष के जस्ट ऊपर, अब वर्त्म और पक्ष आपस में अटैच होते हैं ना, आईलेसेस और आईलिड, तो वर्त्म का एक भाग फिर छोड़ देना है हमें, यानी कि यहाँ कहीं पे आप इंसिजन मारोगे, और जितना इंसिजन इधर मारोगे, ये आपका मान लो अगर ये दो आईज हैं, ये आपका कनीनक हो गया, ये आपका अपांग हो गया। तो सर्जरी में रूल होता है कि जितना आप इधर इंसिजन मारोगे उतना ही आप इस डिस्टेंस पे भी मारोगे। ये नॉर्मल चीज बैंडेजिंग में भी होती है कि जैसे मान लो ये आपका वुंड है, तो जब आप इस पे टेप लगाते हो, तो जितना टेप आप इधर लगाते हो उतना ही टेप आप इधर भी लगाते हो, नहीं तो ये क्या होता है, स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आप कनीनक की तरफ से इंसिजन मारोगे उतना ही आपको अपांग की तरफ से भी इंसिजन मारना है। ठीक है, छेदन करना है। ठीक, तो इसको आप एज इट इज रट लेना। उसके बाद पुराने जमाने में तो सूचर्स होते नहीं थे, थ्रेड्स होते नहीं थे, तो घोड़े के बाल से सीवन होता था। ठीक है, उसके बाद व्रण स्थान पर आपको क्या लगाना है, घृत और मधु लगा करके सीवन सूत्र के दोनों सिरे ललाट पर बंधी पट्टी से सी दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये आपकी आईज हैं, और ये आपका नोज है, ये आपका फोरहेड है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर सीवन सूत्र बांधोगे, तो यहाँ पर दोनों सिरे पर ललाट पर पट्टी बत्ती से यहाँ पर आप एक पट्टी बांधो ललाट पे, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है, और इसके जो धागे हैं इसको इससे अटैच कर दो, ताकि ये जो है अपने पोजीशन पर बना रहे, ऐसा हमारे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो फिगर बना करके यहीं पे बना लेना, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखा है, व्रणवत चिकित्सा करें, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप सर्जरी करवाते हो उसके बाद वहां पर एक वुंड बन जाता है, तो उस वो एक व्रण है, तो उसको व्रणवत चिकित्सा करना है, जो भी आयुर्वेद में देना है। फिर शस्कर के स्थान पर रोपित हो जाने पर सीवन सूत्र निकाल दें। तो जब सिंपल सी बात है, जब आपका सूचर हिल कर गया है, तो आप क्या कराते हो, टाके कटाने आ जाते हो। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा सूचरिंग कराने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको और आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊं, तो ये क्या करने को कह रहा है कि आपके ये आपकी आई है, मतलब आईलेड है, तो ये बस कह रहा है एक इंसिजन यहाँ मार करके निकाल दो, एक इंसिजन यहाँ मार करके निकाल लो, तो जो स्पाजम हो रहा था वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो आईलैशेस बार बार अंदर आ जा रही थी, ये जब रिलैक्स हो जाएगा तो ऐसे इधर की तरफ चला जाएगा, और फिर आपने यहाँ पे सुचरिंग कर दी, तो फिर वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएगा, तो बाल फिर अंदर नहीं आएंगे। तो ये हो गया आपका शस्त्र कर्म, मतलब सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक, अब बाकी हमारे आयुर्वेद में और क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा ऑप्शन है अग्निकर्म। ठीक, लेकिन ये कब करना है, जब शस्त्र कर्म से लाभ नहीं मिला है। ठीक है, तब वर्त्म को उलटकर वहां अग्निकर्म और क्षार कर्म करें। ठीक है, तो इससे भी पेशेंट को फायदा मिल जाता है। ठीक, सस्कब से नहीं फायदा मिला तो आपने अग्निकर्म किया और क्षार कर्म किया। अग्निकर्म मतलब जो हम कटराइजेशन करते हैं, आयुर्वेद में अग्निशलाका आती है, उससे करते हैं, और क्षार कर्म मतलब क्षार लगा दिया वहां पर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, उपपक्ष में माला छेदन। इफ अबव 1 and 2 फेल देन टेक 3 बडीस यंत्र एंड उपपक्ष में माला को पकड़कर समान रूप से काट दें। तत्पश्चात हरित की जल पीस कर वहां पर प्रतिशारण करना है। ठीक है, तो ये आपके पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन रख करके पूछेगा कि ये जो आपकी डिजीज है, इसमें उपपक्ष माला छेदन में कितने यंत्र यूज होते हैं और कौन से, तो 3 बडीज यंत्र यूज होते हैं। ठीक है, और इसको समान रूप से ही हमको काट देना है। जो भी एक्स्ट्रा वहां पर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जो मतलब वही जो हेयर के फॉलिकल्स आ रहे हैं, उसको आपने बेस से काट दिया, और फिर वहां पर क्या लगाने को कह रहा है, हरित की फल को पीस करके हम वहां पर लगाते हैं, जल में पीसते हैं, प्रतिसारण करते हैं, प्रतिसारण मतलब लगाना घिसना वहां पर लेप की तरीके से। और चौथी चीज ऑब्वियस ही बात है, भेषज कर्म, यानी कि आप मेडिसिन दोगे। ठीक है, मेडिसिन में सारी थेरेपीज भी आ जाएंगी कि विरेचन कराओगे, आशोतन कराओगे, जिस जिस चीजों से ये दोष जो है पक्ष में माला में पहुंचे थे प्रकोपित होके, तो दोष आखिर प्रकोपित हुए होंगे ना, तो उन दोषों को हमें शांत करना है, तो हम कैसे शांत कर सकते हैं, विरेचन कराएंगे, आशोतन आंखों की एक थेरेपी है जो आगे आएगा, धूम कराएंगे, नश्य कराएंगे, लेप कराएंगे, अंजन, स्नेहपान, रसक्रिया और
यथा दोष प्रयोग करेंगे, यानी जो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे दोष डोमिनेंट होगा उसको हम ठीक करेंगे। ठीक। अब एक लास्ट छोटी सी बीमारी इस चैप्टर की है जिसको हम कहते हैं पक्षमशात। ठीक है। पक्षमशात जो है, इसमें क्या होता है, इस बीमारी में पेशेंट की आईलैशेस अपने आप फॉल करने लगती हैं, उसकी जो पलकें हैं वो टूट टूट करके गिरने लगती हैं। वर्त में स्थित पक्ष्म आशयों में ये किसकी बीमारी हो गई, पित्त की। पित्त कुपित होकर दाह एवं कंडू उत्पन्न करते हुए पक्ष्मों को गिरा देता है और उस रोग को पक्षमशात कहते हैं। इसको बहमाहिनी भी कहते हैं। इसका चिकित्सा क्या है, रोमकूपों को सूची से बार बार विद्ध करना है, यानी कि विद्ध कर्म होता है ना, कि हम निडल लेकर के प्रिक करते हैं, ये विद्ध कर्म आयुर्वेद की एक थेरेपी है। तो उसमें हम रोमकूपों को, यानी कि जो हमारे आईलैशेस जहाँ से अटैच हैं, उसको उसको हम क्या करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं वहां पे। फिर जलौका से रक्तमोक्षण कराते हैं और वमन और मधुर एवं शीतल औषधियों से सिद्ध घृत द्वारा नश्य देते हैं। तो इसकी ये तीन चिकित्सा हो गई, रक्तमोक्षण, नश्य और विद्ध कर्म। ठीक है। और ये भी एक याप्य रोग है, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। ठीक है। और यहाँ पे आईपीजीटी 2024 में, यानी ज्यादा नहीं, बस 2 साल पुराना ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था कि पुष्पकाशीस अंजन इज रोगाधिकार ऑफ पक्षमशात, यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि पक्षमशात बीमारी में से निम्नलिखित में से कौन सा अंजन रोगाधिकार है उसका। तो उसमें 4 अंजन के नाम दिए होंगे, तो उसका आंसर क्या है, पुष्पकाशीस अंजन। ये 2024 एआईपीजीटी का क्वेश्चन है। और साथ में इसी के साथ एक और पॉइंट याद कर लो कि कुट्टन चिकित्सा एक होती है, बस टर्म याद रखो, पीजी में डिटेल पढ़ना, कि कुट्टन चिकित्सा जो है वो पक्षमसात से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कुट्टन चिकित्सा निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो वो पक्षमसात के लिए किया जाता है। ठीक। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊँ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ। आकांक्षा, पंकज, हिमानी, जया, सुधा। सो गए क्या तुम लोग? नो नो सर, सर। नहीं सर, कोई कोई दिक्कत डाउट नहीं नहीं है। है, समझ में ठीक आ है। रहा। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, वो भी लेंदी चैप्टर है। तो आज जितना कवर हो पाएगा उसको करेंगे। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। शुक्लगत रोग, इसको ध्यान से अभी पढ़ो। ठीक है। पढ़ो। तो शुक्लगत रोग अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। शुक्लगत रोग क्या हो गया कि आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है वहां कौन कौन सी बीमारी होती है, उसको स्क्लेरा कहते हैं। शुक्लगत रोग मैंने बताया था कि 11 प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक। और इसके भी ओपीडी में बहुत केसेस आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि शुक्ल पार्ट जो होता है, अगर आप अपनी आंखों को शीशे में देखो या अपने सराउंडिंग में जो भी है, तो आंखों में एक मेजर हिस्सा जो होता है वो सफेद हिस्सा होता है। ये पूरा सफेद हिस्सा है, ये पूरा सफेद हिस्सा है। तो इसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। इसमें तो होती ही होती हैं, यहाँ भी होती हैं। तो 11 बीमारियां इसमें होती हैं। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सिस्टम से, ताकि हमें याद रहे। ठीक। और ये क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन के लिए हम पहले इसको टेबल से पढ़ेंगे और फिर यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में संधिगत में किया था। तो ये चैप्टर बहुत इजीली आपका निपट जाएगा, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे। तो ये टेबल को आपको सबसे पहले याद करना है। ठीक। ये टेबल मैं याद करा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहना। तो सबसे पहला क्या आता है, अर्म। ठीक है। ये अर्म जो है, ये शुक्लगत की एक बीमारी है। ठीक। शुक्लगत की एक बीमारी है। और इस अर्म में भी 5 प्रकार के अर्म होते हैं। तो हम काउंटिंग में इन पांचों को लेंगे। ठीक। अर्म तो एक ओवरऑल डिजीज है, लेकिन इसके 5 प्रकार हैं, और काउंटिंग में हम इन पांचों को लेंगे कि अर्म 5 प्रकार के होते हैं, जो पांचों शुक्लगत रोग हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, सिराजाल सिरा पेड़ का। फिर क्या आता है, सुप्तिका पिष्टक अर्जुन बलास ग्रथित। ठीक। इतना चीज हो गया। अभी मैं पूरा न्यूमोनिक बताता हूँ कि कैसे याद करना है। ठीक।
सबसे पहले देखो इसका न्यूमोनिक क्या बनता है, अर्म के 5 नाम याद करने के। इसको हम याद करेंगे पास द ब्लड से, ठीक है, पास द ब्लड। तो पास द ब्लड कैसे हो गया, ये आपका हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया एस, ये हो गया एस, और ये लोहित है, लोहित को मैंने बता दिया ब्लड। ठीक, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पास द ब्लडी अर्म। तो आपको याद रहेगा कि ये जो न्यूमोनिक है ये किसका न्यूमोनिक है। ठीक है, तो पी से हो गया प्रस्तारी, ए से हो गया अधिमांसज, एस से हो गया स्नायु, दूसरे एस से हो गया शुक्ल अर्म, और ब्लडी से हो गया लोहित, और किसकी बात कर रहे हैं, अर्म, तो पास द ब्लडी अर्म, ये हो गया इसका न्यूमोनिक। ठीक, इसका जो दोष है उसको याद करने का बहुत ही इजी है। सब कुछ तीनों पहले तीन तो जो आपके पी ए एस हैं यानी स्नायु तक, ये आपके क्या होते हैं, सन्निपातज होते हैं। ठीक, शुक्ल आप कॉमन सेंस से याद कर सकते हो, कोई भी चीज व्हाइट रंग की मोस्टली क्या होती है, कफज होती है। और लोहित है तो लोहित में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, रक्तज होता है। ठीक, और ये सब कुछ क्या है, साध्य है। ठीक, इसमें आप क्या एक अच्छी चीज देख रहे हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि शुक्ल गत में कोई भी बीमारी ना असाध्य होती है ना याप्य होती है, सब कुछ साध्य होता है। ठीक, सबसे अच्छी चीज है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, चिकित्सा में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ छेदन साध्य है। बस केवल लास्ट के जो चार हैं ये अशस्त्रकृत हैं, यानी इसको आपको सर्जरी नहीं करनी है, मेडिसिन से ठीक करनी है, लेकिन सब कुछ साध्य है। ठीक, तो आपको अर्म के 5 नाम याद हो गए, उनके दोष याद हो गए, साध्यता साध्यता याद हो गई, कौन से सर्जरी से ठीक होगा, छेदन से ठीक होगा। ठीक, अब हम आते हैं सिरा जाल और सिरा पेड़िका पे। सिरा जाल जो होता है वो रक्तज होता है, सिरा पेड़िका जो होती है वो सन्निपातज होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दोष में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों सिरा सिरा है, राइट। तो हमें लगता है सिरा मतलब हो गया क्या, वेन, और वेन क्या है, ब्लड है उसमें, तो हम दोनों में रक्तज समझ लेते हैं। जबकि सिरा में पीड़िका है, पीड़िका, अब देखो यहाँ दो चीजें आ गई ना, सिरा भी आ गया, पीड़िका भी आ गई, तो दो चीजें मिलकर के आप समझो कि ये सन्निपातज हो गई, यानी कॉम्बिनेशन वाली चीज है। और सिरा जाल में क्या है कि सिराओं का जाल, यानी कि केवल वेन्स का जाल है, तो है तो सारे वेन्स ही ना, वहां नोड्यूल तो कोई है नहीं, मांस का टुकड़ा तो है नहीं कोई, तो ये सारे क्या होंगे, ब्लड ही ब्लड होगा, तो रक्तज है प्योर। और ये क्या है, सन्निपातज है ये भी साध्य है, ये भी छेदन, इसमें भी करेंगे। फिर अगले चार आते हैं आपके, सुक्तिका, पिष्टक, अर्जुन और बलास ग्रथित। तो जो सुक्तिका होती है ये पित्तज होती है। ठीक, जो पिष्टक होता है वो कफज होता है, अर्जुन रक्तज होता है, बलास ग्रथिक जो होता है वो कफज होता है। और जब मैं पढ़ाया करूँ ना, तो आप लोग एक रफ कॉपी लेकर के भी साथ में बैठा करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास तुरंत जेरोक्स तो होता नहीं है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लिया करो, खास करके न्यूमोनिक वाले, या तो फिर जब आप लेक्चर दोबारा सुनोगे तो फिर आप उस टाइम पे भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन अभी के अभी अगर पॉइंट वाइज नोट करते जाओ तो सही है न्यूमोनिक्स को। अब जैसे देखो, इसको मैं कैसे याद करता था, दोष इसका सुक्ति इस पित्ती, ठीक है, सुक्ति पित्ती, सुक्ति पित्ती, तो पित्ती मतलब पित्त मैंने बना लिया, सुक्ति मतलब एक होता है ना राइमिंग में कोई चीज याद कर लेना, तो सुक्ति पित्ती से आपको याद हो जाएगा कि सुक्ति में पित्त है, क्योंकि सुक्ति और पिष्टक में बहुत कंफ्यूजन होता है। पिष्टक को आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख लो कि पिष्टी, किसी चीज की पिष्टी, जैसे आटे की पिष्टी, ठीक है, आटे का गोला, तो कोई चीज गोल है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कफज है। ठीक, और अर्जुन, अर्जुन तो रक्तज होता है, अर्जुन आपको ऐसे भी पता होगा हार्ट की सबसे अच्छी मेडिसिन है, हार्ट में क्या भरा होता है, रक्त भरा होता है, ठीक है, और इसके पेशेंट आपको भर भर के ओपीडी में मिलेंगे। तो ये रक्तज हो गया। और बलास ग्रथित, इसको बलास जो होता है वो अपने आप में कफ का एक पर्याय होता है, इससे भी नहीं याद हो रहा है तो ग्रथित से याद रख लो। ग्रथित मतलब एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो कि गांठ है, इसमें पृथ्वी महाभूत है या फिर कफ है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने याद कर लिया, और ये असंस्कृत होता है। अब इन 11 को हम एक साथ न्यूमोनिक के साथ कैसे याद रख सकते हैं, तो इसकी न्यूमोनिक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग नहीं है, इसको आप हाथ से अभी के अभी एक रफ कॉपी में नोट करो। मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ जिसके पास पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखवाता हूँ निमोनिक इसका। तो इसको आप याद करोगे,
अर्म की सीसी सुपर्ब, सुपर्ब एक उसको कहते हैं ना कि आपका काम मुझे सुपर्ब लगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा, राइट। तो इसका क्या बना, अर्म, अर्म यहाँ पे था ना, देखो ये हो गया अर्म, ठीक। की, की यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो न्यूमोनिक का पार्ट है, ठीक है, की कुछ नहीं है। सीसी, ठीक है, मान लो अर्म कोई एक चीज है, वो सीसी में रखी हुई है, सीसी मतलब एक बोतल में, ये कैसी है, सु, पा, आ, बा, ठीक है, इसको हम मॉडर्न से सुपर्ब से बना लेंगे। सुपर्ब का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना कि आपका काम एकदम सुपर्ब है। तो सु से हो गया आपका सुक्तिका, पिष्टक हो गया पा, अर्जुन हो गया आ, और बलास ग्रथित हो गया बा। तो इस एक छोटे से न्यूमोनिक से आपको पूरे शुक्लगत के 11 नाम याद हो गए, ठीक। और बाकी टेबल में तो मैंने चीजें रखी दी हैं कि क्या साध्यता साध्यता है, क्या दोष है, क्या छेदन। तो अगर आप सिर्फ ये टेबल और इसके नाम याद कर लेते हो तो आप आराम से 2.5 पेज तो ऐसे ही भर ले जाओगे, भले आप अंदर का कंटेंट ना लिख पाओ। लेकिन अभी उसको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप उसके बारे में भी लिख ले जाओगे। लेकिन अगर आपने इतना ही समझ लिया तो आपको 15 में से कुछ नहीं तो 7 नंबर तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि सिर्फ आपका इसके बाद क्या छूटा, डेफिनेशन छूटा, राइट। तो ये टेबल आप अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक। और कहीं कहीं पे मैंने इसके मॉडर्न नाम भी लिख रखे हैं जो एज इट इज नहीं होंगे एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी मैच करेंगे। जैसे सिरा जाल को स्क्लेराइटिस कहते हैं, सिरा पेडेका को नोडुलर स्क्लेराइटिस कहते हैं, और सुक्तिका को जेरोप्थेल्मिया कहते हैं, और अर्जुन को सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं, ओके। इसके बाद इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वांगभट जो है इसी शुक्लगत को 13 मानते हैं, ठीक है। उसमें 11 तो यही सेम टू सेम मानते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा। इसमें दो और ऐड हो जाता है, एक ये और एक ये। क्या ऐड हो जाता है, सिरोत्पात और सिराहर्ष। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, इसमें सिरा जाल सिरा पेड़िका, इसी में इन्होंने 2 सीसी और ऐड कर दी, ऐसे याद कर लो, वांगभट ने 2 सीसी और ऐड कर दी, ठीक है। तो क्या ऐड किया, सिरोत्पाद सिरोहर्ष। तो पीजी में दो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या, वांगभट के अकॉर्डिंग शुक्लगत रोग कितने होते हैं, 13 होते हैं। फिर वांगभट ने निम्नलिखित में से कौन सा शुक्लगत डिजीज माना है, और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा सिरोत्पाद या सिरोहर्ष, तो आपको टिक करना होगा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीजी का क्या बनता है कि यही सेम जो दो बीमारियां हैं, सिरोत्पात और सिरोहर्ष, जिसको वांगभट ने यहाँ पर माना है, यानी कि शुक्लगत रोग माना है, इसको सुश्रुत ने सर्वगत रोग में माना है। अभी मैं क्लासिफिकेशन टेबल आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि सर्वगत रोग भी होते हैं, राइट। तो सुश्रुत ने उस कैटेगरी में इन दो बीमारियों को डाला है, इसलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। अगर उसको बनाना होगा तो जो अच्छे से पढ़ेगा वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दो पीजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। बाकी वही चीजें दी हुई हैं जो मैंने न्यूमोनिक लिखा है। और हाँ, एक चीज याद रखना कि ये जो सुपर्ब है, अब कोई चीज सुपर्ब क्यों है, अब इसको हम क्यों सुपर्ब कह रहे हैं, न्यूमोनिक से ही याद कर लो। ये असंस्कृत है, यानी कि इसको हम लोग इसलिए सुपर्ब कह रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा है कि बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाता है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है, असंस्कृत है, ठीक है, इसलिए इसको हम सुपर्ब कहते हैं। तो न्यूमोनिक से ही तुमने ये याद कर लिया, इसको असंस्कृत वाली कैटेगरी में सुपर्ब आते हैं। सुपर्ब कौन कौन है, सुक्तिका, पिष्टक, अर्जुन और बलास ग्रथित, ठीक। और हाँ, इस पूरे टेबल में एक और चीज याद रखना, ये प्रिंट नहीं हुआ है सही से, इसको भी नोट करो अभी के अभी, कि पूरे शुक्लगत डिजीज में सिर्फ और सिर्फ सुक्तिका, देखो सुक्तिका पिंक हाईलाइटेड है ना, ये सुक्तिका ही ऐसा है जो पित्तज है, बाकी और कोई पित्तज नहीं है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि इसमें सुक्तिका का जो डोज है वो पूछ लेगा एग्जामिनर, क्योंकि ये अलग सा है, ये हमें भूल जाएगा, सिंगल सी चीज है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसकी न्यूमोनिक बता दी थी, सुक्ति पित्ती, सुक्ति पित्ती सुक्ति पित्ती, ठीक है, इसको राइमिंग में रटे रहना, सुक्ति पित्ती तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और ये अलग सा है इसलिए हाईलाइटेड है, और ये भी क्वेश्चन पीजी में पूछा जा सकता है या फिर मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, ठीक। तो ये आपका एक बीमारी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम अर्म पढ़ेंगे। अब हम ये जो टेबल है इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, बहुत इजी सा है, ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली चीज नहीं है। अब ये देखो कितना इजिली याद हो जाएगा। अभी आपका समझ लो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो आपका 5 से 6 नंबर का काम तो टेबल से हो गया। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, ठीक। अर्म में सबसे पहला क्या था, पास, तो पास दी ब्लडी अर्म, तो पास में प्रस्तारी था ना। अब देखो सबसे पहला आया आपका अर्म, पहले हम अर्म को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको मॉडर्न में कहते हैं टेरेजियम, ठीक है। मॉडर्न में हम कहते हैं टेरेजियम, पी साइलेंट है, ये आपका पी है, ठीक है। नेत्र के शुक्ल भाग में कनीनक संधि अथवा अपांग संधि की ओर से संचित मांस को जो निरंतर दृष्टि मंडल की ओर बढ़ता है उसको हम अर्म कहते हैं, ठीक। पहले इतना समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये आपका आंख है, ठीक है। ये आपका शुक्ल भाग है, यानी कि व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, ठीक है। तो ये आपका मान लो कि ये आपकी दूसरी आंख हो गई, ठीक। ये आपकी कनीनक संधि हो गई, ये आपकी अपांग संधि हो गई जो दूर है, ठीक। क्या कह रहा है, नेत्र के शुक्ल भाग में कनीनक संधि अथवा अपांग संधि की ओर से संचित मांस क्या होगा, ये जो आपका जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई था, यहाँ से ये मांस जो है संचित होगा। जैसे आप अपनी चमड़ी को पकड़ करके थंब से खींचते हो ना, वैसे ही इमेजिन करो कि कोई यहाँ की चमड़ी को दोनों थंब से पिंच कर रहा है, ठीक। और पिंच करके इधर की तरफ ढकेल रहा है और इधर से इधर की तरफ ढकेल रहा है। तो जब आप पेशेंट का आंख सामने से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा महसूस होगा कि उसकी जो सफेद हिस्से हैं उसको कोई सिकोड़ करके इधर की तरफ ढकेल रहा है, और यहाँ पर मांस के टुकड़े आपको संकुचित हुए दिखेंगे, वाइट वाइट वाले, ठीक है। ऐसा लगेगा किसी ने उसको चिंगूटी काट ली है वहां पे, ऐसा देखने में समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। ये आपकी आंख है, ये आपका आईबॉल है, ये आपका सफेद पार्ट था दोनों साइड से, ये अपांग थी, ये कनीनक था। यहाँ जो सफेद हिस्सा था इसको किसी ने चिंगोटी काट ली समझ लो, तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया, फोल्ड बन गया। और ये फोल्ड लगातार इधर आईबॉल की तरफ, मतलब इसके तरफ ये जो आपका कृष्ण भाग है इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग यहाँ होगी, यहाँ होगी, फिर लास्ट में आकर के ये इस पे चढ़ भी जाता है, ठीक है। तो ये आप सामने से देखोगे जब आप ऑप्था का इंटर्नशिप में आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आप ऐसे पेशेंट्स पाओगे ओपीडी में सामने से, तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ रखा है, ये अर्म रोग में होता था। तो ये दृष्टि मंडल की तरफ, ये सेंटर में बढ़ता है दोनों तरफ से। और अब हम आते हैं, ये तो हमने अर्म की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक। ये अर्म हो गया, समझ गया आप कि क्या होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। प्रस्तारी, प्रस्तारी नाम से ये लग रहा है कि इसमें स्पीड होगी, ठीक है, आरी की तरह स्पीड होगी। तो प्रस्तारी कहते हैं ना, प्रस्थान करते हैं, ऐसे याद कर लो। तो प्रस्तारी अर्म शीघ्रता से बढ़ता है, और जो शुक्ल अर्म है उसकी वृद्धि अत्यंत धीरे धीरे होती है, और सतत वृद्धि होना अर्म का लक्षण है। और बाकी जो होते हैं वो मध्यम गति से बढ़ते हैं, कुछ नहीं है। इसका जो नाम पड़ा है देखो, ये है ना पास, तो ये जो तुम्हारा प्रस्तारी है ये फास्टेस्ट है, शुक्ल जो है वो कफज है, तो ये सबसे स्लो है, ठीक, ये फास्ट है। ये जो बीच के बचे ये मीडियम स्पीड से आते हैं। मतलब कि यही जो यहाँ कॉर्नर से बीच की तरफ ये जो मांस का टुकड़ा बढ़ रहा है, प्रस्तारी वाला अगर मुंह होगा पेशेंट को तो ये सबसे तेजी से भागेगा, ठीक है। पता चला 1 हफ्ते में ही ये यहाँ आ गया। और अगर यही कफज का केस है तो यहाँ सेंटर में पहुंचने पे, कॉर्नर से सेंटर में आने में 20 दिन लग गए सपोज, ठीक है। और जो बाकी वाले हैं वो मीडियम स्पीड से बीच में आएंगे। बस इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक। स्पीड के बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक, और कुछ भी नहीं है, इसी से है। तो ये मध्यम गति से बाकी के 3 बनते हैं। अब देखो अर्म के जो भेद किए गए हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब इजी लैंग्वेज में समझ के रखोगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसका एक क्लासिफिकेशन होता है स्वरूप के बेसिस पे। तो स्वरूप के बेसिस पे यानी कि टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे, कि ये प्रस्तारी है, ये शुक्ल है, ये क्षतज है, ये अधिमांसज है, और ये स्नायु है। ये तो आपने नाम याद कर लिया था, पास द ब्लडी अर्म, ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति के स्थान के आधार पर मैंने बताया ना कि जो मूवमेंट होता है मांस के टुकड़े का वो कनीनक से भी होता है और अपांग से भी होता है, सेंटर की तरफ, ठीक। तो उसी ये कनीनक संधि की ओर से उत्पन्न होने वाला अर्म है कि अपांग संधि की ओर से उत्पन्न होने वाला अर्म है, उत्पत्ति के बेसिस पे हो गया एक क्लासिफिकेशन। फिर ये 2 क्लासिफिकेशन आपके हो गए हैं,
स्वरूप और इसके बेसिस पे, ठीक। और एक आप और बता सकते हो कि स्पीड के बेसिस पे कि कौन किस स्पीड से आ रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। अब देखो, वही जो चीज मैंने बताई है उसी को फिर थोड़ा और बता रहा है कि अर्म के लक्षण क्या है। प्रस्तारी अर्म, त्रिदोष से उत्पन्न मांस संचय को प्रस्तारी अर्म कहते हैं, ठीक। नेत्र के शुक्ल भाग में फैला हुआ तनु नील आभा युक्त रक्त वर्ण का अर्म जो होता है उसको हम प्रस्तारी अर्म कहते हैं। और हमने पहले ही पढ़ा है कि ये शीघ्रता से बढ़ने वाला होता है। तो इसमें क्या की पॉइंट्स बने, ये बने त्रिदोषज होता है, ठीक। शुक्ल भाग में हो रहा है, ये सब तो आपको पता ही है। त्रिदोषज है, तनु है, ब्लू कलर का है, ब्लूइश रेडिश कलर का है, और फास्टेस्ट है। बस ये चार कीवर्ड यहीं पे नोट्स में साइड में छोटा सा नोट कर लेना, तो ये आपको इतना तिकड़म नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और उसी को आप डेफिनेशन बना लेना खुद से, ठीक। और ये पेनलेस होता है, ठीक है, मांस का टुकड़ा ही तो है। वो पेनलेस होता है, मृदु होता है, और वात दोष के प्रकोप से कोमल होता है, और श्याव रक्त वर्ण का होता है। तो इतना आप ना भी पढ़ो, केवल ये 3-4 की पॉइंट्स बना करके आप डेफिनेशन बना दो तो आपका काम हो जाएगा। मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि ये फास्टेस्ट होता है, ठीक, और ब्लूइश रेडिश कलर का होता है, बस। और पेनलेस होता है। इसके बाद शुक्ल मैंने आपको बताया था कि ये स्लोवेस्ट होता है। नेत्र के शुक्ल भाग में कोमल श्वेत सम सतह वाला और धीरे धीरे बढ़ने वाला। अब शुक्ल है तो श्वेत ही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बस इतना सा लिख दो। छत्ताज है तो हम इसमें लाल रंग डाल देंगे, देख लो। लाल कमल के समान वर्ण के मांस की वृद्धि को हम लोहित वर्म कहते हैं, और ये मध्यम गति से बढ़ता है, इतना सा लिख करके आ जाओ। सोडित वर्म जो होता है वो श्लक्षण होता है, जबकि स्नायु वर्म खर खर होता है। तो ये जो है अभी जो मैंने बताया ना, सोडित वर्म होता है और स्नायु वर्म, दो अलग अलग वर्म है। तो इन दोनों का टिपिकल फीचर क्या है कि ये जो होता है वो थोड़ा सा चिकना होता है, सोडित वर्म। ब्लड है तो चिकना ही होगा ना। और स्नायु जो होता है वो खर होता है, यानी कि रफ होता है। ये इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फीचर है। इसको आप पेशेंट से पूछ करके या टच करके भी आप खुद से गेस कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक। बाकी मैंने बताया था शेष अर्म जो होते हैं वो मध्यम होते हैं। अब आता है चौथा, अधिमांसा जर्म। अधिमांसा जर्म कहाँ होता है, नेत्र के शुक्ल भाग में तो सारे ही हो रहे हैं, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। इसमें अधिक मांस की वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें मोटा घना मांस जो है आपको दिखता हुआ दिखाई देगा कि एक मोटे घने मांस का टुकड़ा जो है सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, इधर बढ़ रहा है मोटे घने मांस का टुकड़ा। तो अधिक मांस इसमें बढ़ता है, और फैला हुआ होगा, कोमल होगा। अधिक मांस है तो बहल यानी मोटा होगा। और इसका कलर कैसा होता है, यकृत के समान। ये आपका पीजी का क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्म होता है जो यकृत वर्ण का होता है, लीवर के कलर का होता है, तो वो अधिमांसज है। तो मांस कहाँ होता है, लीवर में ही मांस होता है ना सबसे ज्यादा, ऐसे याद कर लो। तो यकृत के समान का वर्ण भी उसी में होगा, और श्याव वर्ण का मांस वृद्धि होता है, ठीक। इसके बाद हम लास्ट आते हैं स्नायु अर्म पे। स्नायु के जैसा अर्म होता है, और स्नायु के समान वर्ण आकृति स्पर्श वाला होता है, और खर एवं पांडु वर्ण का होता है, ठीक है। एक सेकंड देना। हाँ ठीक है। ठीक है, देखो, एक न्यूमोनिक याद रखो, अभी मुझे याद आ रहा है अपने 12th के टाइम का, बबली, ठीक है। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो बोन और बोन को जोड़ते हैं उसको कहते हैं लिगामेंट्स, राइट। और लिगामेंट्स को आयुर्वेद में क्या कहते हैं, स्नायु। तो जो स्नायु के जैसा अर्म होता है, ठीक है, यानी कि लिगामेंट के जैसा जो अर्म देखने में होगा। और लिगामेंट क्या होता है, जो बोन से बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक। स्नायु के समान वर्ण आकृति स्पर्श वाला होता है। और ये ऑब्वियस सी बात है, बोन से बोन को जोड़ रहा है तो टफ स्ट्रक्चर होगा, तो खर होता है। और पांडु वर्ण का होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्योंकि बोन टू बोन जैसा एक स्नायु का टर्म आ रहा है ना, तो ये खर होगा नेचर में। और शुक्ल अर्म एवं लोहित अर्म, अ, देखो, शुक्ल अर्म एवं लोहित अर्म ना अति तनु ना अति स्थूल, मध्यम मोटाई वाले होते हैं, ठीक है।
ये ना आती लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ना आती तनु होते हैं, ना आती स्थूल होते हैं। तो वो तो मैंने पहले भी बताया ना आपको कि ये लोग मीडियम वाले होते हैं, इतना याद रख लो। अगर मोटाई की बात कर रहे हैं कि थिकनेस कितनी होती है, तो शुक्ल और लोहित वाले जो होते हैं वो मीडियम थिक होते हैं। बस इतना सा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो एक बार और हम इसको क्विकली देख लेते हैं, मोटा मोटा हेडिंग हेडिंग हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। ठीक, हमने पढ़ लिया इसका पूरा टेबल। ठीक, कि शुक्लगत रोग का क्लासिफिकेशन क्या था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने अर्म पढ़ लिया। अर्म 5 प्रकार के थे, इनका दोष देख लिया, सात्ता सात्ता देख ली, छेदन इसमें चिकित्सा करते हैं। फिर इसके हमने इंडिविजुअल वो देख लिए कि किसकी क्या थिकनेस थी और किसकी क्या स्पीड थी। बस इसी के बेसिस पे आपका पूरा आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक, अब इसी की बस आप चिकित्सा पढ़ लो, बाकी सब कुछ बहुत इजी इजी डिजीजेस हैं। मेन इस चैप्टर में अर्म ही बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, आप एक बार और लेक्चर हल्का सा सुन लोगे आर्म का और नोट्स देख लोगे, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक, ठीक है। अब देखो अर्म की चिकित्सा में आप इसमें औषधि चिकित्सा में क्या करते हो, अल्प दीर्घ के समान श्वेत अथवा नील रक्त अथवा मैले वाले तथा तनु अर्म की चिकित्सा शुक्रवत अर्थात आवर्ण की चिकित्सा के समान करनी चाहिए। तो इसमें आप केवल इतना याद रखो, जो ग्रीन हाइलाइटेड वर्ड है कि अ, आवरण शुक्र, अभी आप आगे पढ़ोगे एक डिजीज होती है, उसकी चिकित्सा के समान ही इसकी चिकित्सा होती है। ठीक है, और क्या लिखा है, शुक्र मंडल में होने वाले 5 प्रकार के अर्म जो हमने पढ़े, और तथा सिरा जाल और सिरा पीड़िका जो सीसी हमने पढ़ी, ये 7 व्याधियां सस्य कर्म साध्य होती हैं, परंतु कम समय की हों तो इसकी भी औषधि चिकित्सा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होती हैं, होती तो ये शस्त्र से कर्म साध्य हैं, लेकिन अगर बहुत एक्यूट हो, क्रॉनिक ना हो, तो इसको हम मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, जो पहली 7 बीमारियां हैं। तो ये तो औषधि औषधि हो गई। औषधि में हमने दो चीजें पढ़ी कि इसमें औषधि भी काम हो सकती है, और जो हम आगे आवरण की चिकित्सा पढ़ेंगे वही औषधि इसमें भी यूज होगी। और शल्य चिकित्सा में हम क्या करते हैं, जो अर्म चर्म के समान मोटा हो, स्नायु या मांस के घने भाग से आवृत हो, ठीक, एवं अ, वृद्धि करते हुए कृष्ण मंडल तक पहुंच गया हो, उसका छेदन करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक मांस का टुकड़ा तुम्हारे बीच में कृष्णगत पार्ट पार्ट पे पहुंच गया है, तो आप उसको क्या करोगे, कट करके निकाल ही तो दोगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, जो अर्म जाल के समान हो एवं वर्त्म शुक्लांत अथवा वर्त्म शुक्ल संधि तक फैला हुआ हो, उसे लवणिक चूर्ण से संशोषित करके बडीज से उठाकर छेदन करना चाहिए। ठीक है, ये आपको चूड़ लेना है, और उसको पहले आपको रब कर देना है, वहां पर संशोधित करना है, और फिर बडिश यंत्र होता है, उससे आप उठाते हो, अपलिफ्ट करते हो, और फिर आपको छेदन कर्म करना है वहाँ पे। ठीक, इसमें आप सिंगल एक पहला वाला केवल अगर आप लर्न कर लो, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ताकि आप क्योंकि भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस हैं शल्य चिकित्सा इसमें शल्य में। तो आप खाली इतना याद रखो कि इस जो मंडल तक पहुंच गया है उसमें हम क्या करते हैं, छेदन करते हैं। ये छेदन आपने टेबल में भी पढ़ा था, मैंने लिखवाया था, उसी को आप पूरा 3 लाइन की डेफिनेशन बना दो, कि जो आर्म पहुंच गया हो सेंटर तक, उसको हम अपलिफ्ट करके यहाँ नीचे से पॉइंट ले लेना, कि बड़ी शेंस से उठा करके उसका हम एक्सीजन कर देते हैं, यानी कि काट करके अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर ये बेसिक सी चीज लिखी हुई है कि शल्य के में क्या पूर्व कर्म और क्या प्रधान कर्म करते हैं। पूर्व कर्म में क्या होता है, आयुर्वेद में स्नेहपान करा करके दूसरे दिन भोजन करा करके यत पूर्वक बैठाते हैं, और इसके बाद उसको हम पेशेंट को रेडी करते हैं। स्नेहपान ही तो कराते हैं, पंचकर्मा में भी स्नेहपान कराते हैं, सर्जरी में भी स्नेहपान कराते हैं। ठीक, वांगभट कहते हैं कि इस ये जो पेशेंट है इस कैटेगरी का, उसको उत्तान लिटा करके हमें उसकी चिकित्सा करनी है। उत्तान मतलब हो गया, आप कह सकते हो एक तरीके से कि जैसे लिथोटॉमी पोजीशन होता है ना, तो लिथोटॉमी में पैर अपलिफ्टेड होता है, इसमें से पेशेंट को हम लिटा देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद प्रधान कर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले नेत्र का रोगी के नेत्र में अंजन की तरह सैंधव चूर्ण लगाकर नेत्रों को संशोषण करना है। ठीक है, संरोषण करना है, मतलब कि हम पहले उसके आंखों में अंजन की तरह सैंधव चूर्ण को पूरा रब कर देते हैं।
ठीक, अब वहां पे थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाएगी, क्योंकि आँख क्या है, आँख थोड़ा सा गीला गीला सा होता है ना। तो अब आप उसको बार बार पोछोगे तो इससे अच्छा है वहां पर आप सैंधव चूर्ण डाल दो। ठीक है। उनका पहले का ऐसे ही स्टाइल रहता होगा सर्जरी करने का, पुरानी संहिता की चीजें लिखी हुई हैं। तो ये ड्राई करने के लिए इसको करते थे ऐसा, ताकि आपको सर्जरी करते टाइम इजी हो जाए। उसके बाद आप स्वेदन करते हो फूले हुए। अब उससे क्या होगा, जब आप सेंधव चूर्ण डालोगे तो वो थोड़ा सा अर्म जो है वो ड्राई भी हो जाएगा और वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक। अब स्वेलिंग हो जाएगी तो आपको उसको पकड़ने में इजी हो जाएगा, वो जो मांस का टुकड़ा है। ठीक। अब उसको क्या करना है, जो स्वेल्ड पार्ट ऑफ अर्म है उसको उष्ण जल से स्वेदन करना है। ठीक। देखो, उष्ण जल से हमने इसका स्वेदन कर दिया। इसके बाद अर्म परिघटन, यानी कि अंगुली की सहायता से अर्म का चालन इधर उधर करके हिलाएं, यानी कि जो आपने उसकी स्वेलिंग करा दी मांस के टुकड़े को, उसको इधर उधर करके आप अपना पोजीशन सेट करो ताकि आप उसको पकड़ सको और फिर उसको आप काट सको। ठीक। फिर क्या लिखा है, अर्म उत्थापन, यानी कि अर्म से ग्रस्त नेत्र के अपांग संधि की ओर रोगी को द्वारा देखते हुए जिस समय अर्म में जिस स्थान पर परिघटन से झुर्रियां पड़ जाएं, उस स्थान पर बड़ी यंत्र को लगाकर सावधानी से अर्म को ऊपर उठाएं। फिर मुचुंडी यंत्र से सूची पिरोए हुए धागे को अर्म के नीचे डालकर अर्म को उसी स्थान पर पकड़कर रखें। ठीक। सो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा हमने अभी, सबसे पहले सैंधव वाला स्टेप पढ़ लिया। सैंधव से हमने घर्षण किया, इससे क्या हुआ, ड्राई हो गया प्लस स्वेलिंग हो गई। ठीक। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि उस स्वेल्ड पार्ट को हमने उष्ण जल से वॉश कर दिया, वॉश विथ वार्म वाटर। ठीक है। फिर हमने क्या किया, उंगली से पकड़ करके फिंगर से मूवमेंट किया। ठीक है, उस अर्म का। फिर चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि उसी अर्म को हम क्या कहते हैं पेशेंट को, कि अपांग संधि, अपांग मैंने बताया ना जो कॉर्नर वाली संधि है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि उधर की तरफ देखो। तो जब अपांग की तरफ देखेगा तो हम उसी समय सारा क्या होगा, एक जगह जो उसका अर्म का टुकड़ा है वो आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि अपांग की तरफ पेशेंट देख रहा है इधर की तरफ, तो उसकी ये जो मान लो इधर की तरफ जो चीजें हैं, वो अब इधर की तरफ जो चीजें हैं उसको क्या करना है हमें, बड़ीश यंत्र को लगा करके अर्म को ऊपर उठाना है, यानी कि इससे हम लिफ्ट करेंगे। और मुचुंडी यंत्र से सूची पिरोए हुए धागे को अर्म के नीचे डालकर अर्म को उसी स्थान पर पकड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक सूचर के माध्यम से इसमें फंसा करके इसको हम पकड़ लेंगे। और फिर जब पकड़ेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, इनसाइज एक्सरसाइज कर देंगे। अर्म को शीघ्रता से ना उठाएं, इससे टूटने का भय रहता है। ठीक। और फिर हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अर्म का छेदन कर देंगे। तो अगर ये आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज के बेसिस पे याद रखना है तो आप ये पूरा स्टेप पॉइंट बना करके लिख सकते हो जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। फिर इसमें और भी प्रोसेस लिखे हुए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो। ये बस नॉलेज बेसिस के लिए है कि इसमें आगे हम क्या कर रहे हैं, अर्म का फिर छेदन कर दिया, फिर प्रतिसारण करेंगे और पट्ट बंधन करेंगे। अगर इवन आप खाली इसमें जो हेडिंग हेडिंग डाल रखा है इसको आप लिख लो तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। लास्ट स्टेप में तो पट्टी बांधते हैं ना। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो अभी मैं पूछता हूँ आपका, मैं एक बार और इसको केवल की पॉइंट्स लिखवा दूंगा। ठीक है। फिर पश्चात कर्म में क्या करते हैं, आफ्टर 3 डेज पट्टबंधन को ओपन करना है और उष्ण इसमें नेत्र का स्वेदन करके व्रणवत चोदन रोपण करना है। ठीक है। बस इसमें इतना याद रखो और ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में आप देखो क्या लिखा हुआ है कि अर्म छेदन करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बेसिक सा 3 बीमारी हो सकती है। एक्सेसिव वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। नाड़ी रोग हो सकता है, नाड़ी का मतलब क्या है कि वहां पर आपने एक ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, इसको नाड़ी रोग कहते हैं। और पुनः शीघ्रता से अर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक। और सम्यक के क्या लक्षण है, सम्यक का लक्षण है कि नेत्र का वर्ण स्वाभाविक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल स्टेट में आ गया। नेत्र क्रियाएं पीड़ा रहित हो जाती हैं, नेत्र क्लम दूर हो जाता है और उपद्रव रहित हो जाता है। ठीक। ये सम्यक कर्म का लक्षण है।
इसके बाद मॉडर्न वाला इसका पोर्शन शुरू होता है टेरेजियम। तो जब मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा इसी सीरीज के एंड में, जब पहले आयुर्वेदा वाला पूरा पोर्शन आई का कवर करूंगा, फिर एक साथ जो भी आई का मॉडर्न पोर्शन बनता है उसको मैं कवर कराऊंगा। फिर इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। वही जो अर्म का जो शल्यकर्म अभी मैंने बताया है, ये देखो मैंने अच्छे से क्लियर हैंड राइटिंग में आपके लिए रेडी टू ईट मटेरियल बताया बनाया है कि आपको पॉइंट्स भी नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से शल्यकर्म स्टार्ट है। पूर्व कर्म रात में स्नेहपान, नेक्स्ट डे भोजन, उत्तान लेटा करके शल्यकर्म। प्रधान कर्म में ये चीजें आती हैं, सैंधव लगाना, स्वेदन करना। तो आपको खुद से लिखने की भी जरूरत नहीं है, और वो जो पीछे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लिखा है उसको स्किप करके आप डायरेक्ट यही पढ़ लेना, ठीक है। एकदम इजी लैंग्वेज में टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है वही वही चीज। बड़ी सी अंश से उठाते हैं, मुचुंडी अंश से हम उसमें सूची पिरो करके धागे से उसको खींचते हैं, और फिर उस अर्म को हम काट लेते हैं अपलिफ्ट करके। फिर प्रतिसारण करते हैं इन इन चीजों से, पट्टबंधन करते हैं। पश्चात कर्म में 3 दिन बाद पट्टबंधन खोल देते हैं, और छेदन के बाद कुछ शेष रह जाए तो उसके बाद उसको हम लेख अंजन से नष्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जब एक्सरसाइज कर दिया और कुछ टुकड़े बच गए वहां पे मांस के, तो उसको आप लेख अंजन से दूर करते हो। वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ था उसको आप स्किप करके डायरेक्ट ये छोटी सी टेबुलर वाली पेज से कवर कर लेना, जो पिंक कलर की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सिरा जाल और सिरा पेड़िका पे। बहुत इजी इजी सा आ गया, आपका कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज खत्म हो गई, ठीक है। अभी जिसको जो पार्ट टफ लगा होगा वो मैं रिपीट भी कर दूंगा। सिरा जाल क्या होता है? नेत्र के शुक्ल भाग में कठिन, महान एवं रक्त से भरी हुई सिराओं से निर्मित फैली हुई जाल को, समान रचना को सिरा जाल कहते हैं। तो नाम में ही छुपा हुआ है कि सिराओं का जाल आ गया। सिरा मतलब वेन्स का जाल आ गया। कहाँ आ गया? नेत्र के शुक्ल भाग में आ गया। ये कैसा है? ये कठिन है। और कैसा है? महान है। महान मतलब बड़ा, और रक्त से भरा हुआ सिराओं से निर्मित है, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है? अर्म रोग की चिकित्सा बताई हुई औषधियों से इसको प्रतिसारण करना है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें लेखन और छेदन कर्म करना है, मतलब स्क्रैपिंग करनी है और एक्सीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिरा पेड़िका। सिरा पेड़िका में क्या होता है? ये नेत्र के शुक्ल भाग में स्थित श्वेत वर्ण की पेड़िका है। ऊपर किस वर्ण का था? रक्तज, रेडिश कलर का था। और ये व्हाइटिश कलर का, आपको आंख में एक व्हाइट पार्ट ऑफ द आई में, ये आपका व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, यहाँ आपको व्हाइट कलर का नोड्यूल दिखेगा, ठीक है, गांठ दिखेगा। और नेत्र के शुक्ल भाग में स्थित श्वेत वर्ण की पेड़िका जो सिराओं से घिरी हुई है। और ये जो है ना, ये आपका व्हाइट कलर का नोड्यूल है, इसके किनारे किनारे आपको लाल लाल वेसल्स दिखेंगे पेशेंट के। ऐसा दिखेगा कि उसके सफेद वाले हिस्से में एक सेंटर में एक गांठ दिख रहा है, और उसके किनारे किनारे लाल लाल सिराओं का जाल घेरा हुआ है। तो आप समझ जाओगे कि ये गांठ प्लस सिरा दोनों चीज है, तो ये क्या हो गया? सिरा प्लस पेड़िका हो गया। और केवल सिरा दिख रही है तो वो क्या हो गया? आपका सिरा जाल हो गया। बहुत इजी सा है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। थोड़ा सा स्मार्टली चढ़ोगे तो अपने आप डेफिनेशन बना लोगे। फिर आता है इजी सा आपका एक और चीज, वो है सुक्तिका। सुक्तिका को आप जरोप्थेल्मिया कहते हो। इसमें क्या हो रहा है? नेत्र के शुक्ल भाग में श्याव वर्ण की, ठीक है, बस इसमें कलर याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। श्याव वर्ण की जल सुक्ति की आभा से युक्त मांस के समान बिंदुवत रचना को सुक्तिका कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या कह रहा है? ये आपका आई है, ये आपका शुक्ल भाग है, राइट, ये और ये शुक्ल भाग है। यहाँ पर जल सुक्ति यानी कि ऐसे बबल की तरीके से, ऐसे कह सकते हो बबल की तरीके से एक संरचना, एक स्ट्रक्चर आ गया है, जो वहां पर बिंदुवत रचना, यानी कि बिंदु मतलब क्या है? एक समझ लो एक जल का ड्रॉप, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो श्याव वर्ण का है, ठीक है, पेशेंट के व्हाइट पार्ट ऑफ द आई में। इसी को सुक्तिका कहते हैं। और सुक्तिका के बिंदु मांस के समान उभरी हुई रचना होती है। मॉडर्न मानता है कि ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से कंजक्टाइवा में उत्पन्न होता है। इसे बाइटॉट्स स्पॉट भी कहते हैं। सुक्तिका की उपस्थिति के कारण नेत्र का श्वेत भाग में मैले दर्पण के समान दिखाई देता है। ये आपका हो गया पीजी क्वेश्चन, मार्क कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी में शुक्लगत में आपका जो सफेद पार्ट ऑफ आई है वो मैले दर्पण की तरह दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा शीशा जो गंदा है वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा आंख जो है, सफेद हिस्सा एकदम प्योर प्योर दिखता है ना, तो जब ये बीमारी होगी तो पेशेंट का व्हाइट पार्ट ऑफ आई ऐसा देखने में लगेगा जैसे एक गंदा शीशा, मैला दर्पण, ठीक।
तो ये पीजी का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक। और इसकी चिकित्सा कैसे कहते हैं? सिरा मोक्ष छोड़ करके पित्तज अपिशंत के लिए वर्णित सारी चिकित्सा इसमें हम करते हैं, यानी कि शेक हो गया, लेप हो गया, नश्य हो गया, आशोतन हो गया। फिर एक और बीमारी आती है पिष्टक। पिष्टक में क्या है? पिष्टक मैंने आपको बताया था ना, चावल या आटे का पिष्टी इमेजिन करो। तो नेत्र के शुक्ल भाग में स्थित चावल की पिष्टी के समान श्वेत वर्ण की एवं जलबिंदु के समान उभरी हुई वृत्ताकार रचना को हम क्या कहते हैं? पिष्टक कहते हैं। तो एक समझ लो कि तुमने मम्मी तुम्हारी किचन में खाना बना आटा वो गूंथ रही थी, उसमें से एक आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको अपने व्हाइट पार्ट ऑफ द आई में चिपका दिया। वैसा ही एक स्ट्रक्चर आप पेशेंट को ओपीडी में देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, चावल के पिष्टी के समान गोल गोल। और यह कफज रोग है, इसमें चिकित्सा क्या कराते हैं? सिरावेद और कफ अफिशियन नाशक समस्त उपचार हम करते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका अर्जुन। बस दो बीमारी और बची हुई है, फिर मैं एक बार समराइज करा दूंगा क्विकली। अर्जुन क्या है? सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज है। नेत्र के शुक्ल भाग में स्थित एक बिंदु जो शशक के रुधिर के समान दिखाई देता है उसे अर्जुन कहते हैं। शशक मतलब खरगोश होता है, खरगोश के ब्लड के समान। खरगोश का ब्लड भी रेडिश होता है, लेकिन उसका अपना एक टेक्सचर होता होगा, एक कलर होता होगा। तो हमारे आचार्यों ने उससे कंपेयर किया है। तो आपको पेशेंट की आंखों में उसी कलर का एक कह सकते हो छाप दिखेगा। ठीक है। और इसका निदान क्या है? रक्त प्रकोप है। लक्षण कैसा होता है? ये पेनलेस होता है। ठीक है। अचानक से आपको दिखेगा कि पेशेंट की आंख एकदम लाल लाल हो गई है, व्हाइट वाला पार्ट जो है। ठीक। और वो रेड कलर कैसा होता है? खरगोश के कलर का, खरगोश के ब्लड के कलर का होता है। इसमें चिकित्सा क्या करते हैं? पित्तज अभिषेक वाले समस्त चिकित्सा करते हैं, परिषेक करते हैं, आशोतन करते हैं और अंजन करते हैं। ठीक। इसको सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज कहते हैं। इट इज एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड अंडर कंजक्टाइवा। इट मे बी ड्यू टू लोकल कॉज लाइक ट्रॉमा और ड्यू टू सिस्टेमिक कॉज लाइक हाइपरटेंशन। तो अगर हम मॉडर्न के अनुसार माने तो क्या कहता है मॉडर्न? कि कभी कभी जब इंसान स्ट्रेस में होता है या हाइपरटेंशन होता है उसको, तो हमारी आंखों में भी वेसल्स होती हैं। तो वो वेसल्स भी तो, उसमें भी तो ब्लड जा रहा है। तो जब ओवरऑल आपके ब्लड सप्लाई में प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, तो आंखों के में भी प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर। तो वो जो वेसल्स होती हैं बहुत कमजोर होती हैं, तो वो फट जाती हैं। तो जब वो फटेंगी सफेद पार्ट ऑफ द आई में, तो वो क्या करेंगी? वहां पर खून का थक्का जम जाएगा ना। तो उसी बीमारी को आप क्या कहते हो? सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज कहते हो। इतना इजी सा चीज है। बीपी बढ़ी, आंखों की भी बीपी बढ़ी, ऐसे समझ लो। वहां की नसें फट गई और व्हाइट पार्ट ऑफ द आई में खून का थक्का जम गया। अब उस खून के थक्के को आयुर्वेद कहता है अर्जुन, मॉडर्न कहता है सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज। ठीक। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट बीमारी है बलास ग्रथित। थोड़ा सा आज ज्यादा पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन एक चैप्टर आपका कवर हो गया। कल चाहोगे तो इसका रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन हो जाएगा। नेत्र के शुक्ल भाग में उत्पन्न कांसे के आभे से युक्त कठोर एवं वेदना रहित जल बिंदु के समान रचना क्या कहलाती है? बलास ग्रथित कहलाती है। बलास का अर्थ होता है कफ एवं ग्रथित का अर्थ होता है ग्रंथीभूत होना। अतः बलास ग्रथित ग्रंथीभूत कफ या नोडुलेटेड कफ। मॉडर्न में इसको इन्फ्लेम्ड फिजुइकुला कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? नेत्र के शुक्ल भाग में हो रहा है, कांसे की आभे के आकार का, कांसे की आभा का युक्त। कांसा क्या होता है? एक आपका मेटल होता है, राइट। उसके आकार का, उसके कलर का होता है। ये कठोर होता है, बल नाम में ही है, ऐसे समझ लो। और ये पेनलेस होता है क्योंकि यहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ का है। और ये भी जलबिंदु के आकार का होता है, एक वाटर ड्रॉप की तरह होता है ऐसा। ठीक है। तो इसको हम बलास ग्रथित कहते हैं। और बलास संस्कृत वर्ड है कफ के लिए। ग्रथित का मतलब होता है नोड्यूल या फिर गांठ। तो ये सिंपल सा बीमारी हो गया। और ये जो रेड वाले सारे श्लोक हैं मैंने शुरू से बोला है, ये पीजी में रख करके ऐसे ही पूछता है, कांश याबे अथवा करके। ठीक है। तो ऐसे रख के पूछ लेगा ये किसका श्लोक है, तो आपको बताना होगा। ठीक। मॉडर्न में इसको, ये मॉडर्न कहते हैं इन्फ्लेम्ड पिंगुइकुला। और चिकित्सा इसका सिरावेद सहित कफ अभिषेक नाशक समस्त उपचार और क्षार अंजन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये जो अर्म वाला शल्य का पूरा था, ये आप सिर्फ पिंक वाला फॉलो करोगे, ये वाला फॉलो मत करना। ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मॉडर्न इसका मैं बाद में पढ़ाऊंगा एक साथ। ये वाला पूरा पोर्शन आप स्किप कर देना। ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन आप स्किप कर देना।
ठीक है। इजी सा चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, बस सिस्टम से पढ़ना जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है। किसी को कोई डाउट है? जया, आकांक्षा, हिमानी और एक लोग और जो है। नो सर। नो सर। स्पीड ज्यादा हो गया? ठीक सर है अगर सर। होगा तो कल पूछ लेंगे। ठीक है, इसको एक बार अपने से आज नोट्स देख करके करना और रिवाइज करना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा होगा तो कल मुझसे पूछ लेना क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ, फिर मिलता है।